आपका स्वागत है। इस बार हम मैनहुआ की कहानी मैजिक एकेडमी जीनियस ब्लिंकर का प्लॉट बताने जा रहे हैं। ठीक है, ज्यादा समय बर्बाद किए बिना चलिए सीधे कहानी की ओर बढ़ते हैं। पहले सीजन के अंत का थोड़ा पुनरावलोकन करते हुए जहां मीसुंग उप प्रधानाचार्य के कार्यालय में पहुंचता है, जो और कोई नहीं उसके दादा है। माँ ह्यून संग, जो कि उप प्रधानाचार्य की जगह पर बैठना चाहता था, ने कहा कि अगर यह कुर्सी वाकई में बहुत आरामदायक है, और उप प्रधानाचार्य ने कहा कि वह खुश है अगर उसे यह पसंद है। लेकिन अपने मन में उप प्रधानाचार्य सोच रहे थे कि यह पागल बच्चा यहाँ क्यों आ गया, जबकि वह ऐसा करने के लिए बहुत अनिच्छुक था। उप प्रधानाचार्य ने पूछा कि युवा मालिक यहाँ क्यों आए हैं, और माँ यूसुंग ने कहा कि वह केवल उनसे क्लब बनाने के लिए मुहर की सहायता मांगना चाहता है। उप प्रमुख ने पूछा कि क्या वह खुद का क्लब स्थापित करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन सबसे पहले उसे आवश्यकताओं की जांच करनी होगी। हालांकि इससे पहले कि उप प्राचार्य ये जांचना चाहें कि क्या शर्तें पूरी हो गई हैं या नहीं, माँ ह्येजुंग ने कहा, आखिर किसने उसे उसके फार्म की जांच करने की अनुमति दी? क्या उसने सिर्फ अपनी मोहर लगाने के लिए नहीं कहा था? और निश्चित रूप से उप प्रधानाचार्य मयूसोंग का आदेश खारिज करने या विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सके, क्योंकि वह उस व्यक्ति का उत्तराधिकारी है और उसे उसका विरोध नहीं करना चाहिए। उप प्रधानाचार्य ने कहा कि अगर ऐसा है तो वह उसे अपनी मुहर देंगे, लेकिन इससे पहले वह उनसे एक मदद मांगना चाहते हैं। जब उप प्रधानाचार्य ने अपनी मांग समझाई तो माँ यूसुंग ने सिर्फ इतना कहा कि उसे पता है, इसीलिए चिंता न करें। माँ यूसुंग ने कहा कि वह सीधे चला जाएगा, और उप प्रधानाचार्य ने कहा कि मिस्टर पुधा अपनी सेहत का ख्याल रखें। लेकिन माँ यूसुंग के जाने के बाद उप प्रधानाचार्य बड़बड़ाए कि सेब पेड़ से दूर नहीं गिरता, वह अभी अपने पिता की तरह प्रतिकृति है। उप प्रधानाचार्य वास्तव में नाराज थे, क्योंकि वह मिश्रित रक्त वाला व्यक्ति उनके सामने केवल इसलिए घमंड करता था क्योंकि वह उसका उत्तराधिकारी था। लेकिन उप प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि यह लंबे समय तक न चले, क्योंकि वह स्वयं उस घमंडी लड़के का गला काट देंगे। कक्षा के कमरे में जाते हुए जहां छात्र पूछते हैं क्या उनकी कक्षा इस तरह ही खत्म हो जाएगी, और वह हमेशा प्रस्तुति के समय पक्षपात क्यों करते हैं। वास्तव में छात्र भी परेशान थे, क्योंकि प्रोफेसर खुलेआम साधारण छात्रों के प्रति अपनी नापसंदगी दिखा रहा था, यहाँ तक कि उसकी बातें और भी चुभने वाली हो गईं। जैकी सोच रहा था कि उसे लोगों को प्रभावित करना चाहिए, लेकिन वह नर्वस हो गया और उसे बिगाड़ दिया, जबकि वह फ्लेम से बेहतर कर सकता था। थोड़ी देर बाद फ्लेम आया और उसने जैकी की सराहना की, क्योंकि उसने आज की प्रस्तुति के लिए कड़ी मेहनत की थी। फ्लेम ने कहा कि प्रोफेसर की बातों को दिल पर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी प्रस्तुति वास्तव में बहुत अच्छी थी। हालांकि जैकी तुरंत अपना शरीर मोड़ते हुए कहते हैं, उन्हें उससे मनोरंजन की जरूरत नहीं है। फ्लेम कहते हैं, वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, जबकि वह केवल उसके प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहता था। और बेयक युजुअल कहते हैं, वाकई वह व्यक्ति बेअदब है। फ्लेम ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि वह अचानक क्यों प्रकट हुआ, और बाइक्यूसल ने कहा कि वह एक क्लब बनाने की योजना बना रहा है, तो क्या वह उसकी मदद कर सकता है ताकि वह अपने एक नज़दीकी प्रोफेसर से मार्गदर्शन के लिए पूछ सके। फ्लेम ने कहा, क्यों ना वह खुद इसे आजमाए। और बाइकेसल ने कहा, क्या वह खुद नहीं जानता कि ज़्यादातर प्रोफेसर उससे नफरत करते हैं। फ्लेम ने कहा, शायद ये सच है, क्योंकि वह हमेशा उनकी बातों का जवाब देता है, उनके पाठों का मजाक उड़ाता है, यहाँ तक कि वह भाग्यशाली है कि उसे बिल्कुल भी स्कोर डुबाना नहीं पड़ा। फ्लेम ने कहा कि ऐसा लगता है कि कोई भी प्रोफेसर एक समस्या वाले बच्चे द्वारा बनाए गए क्लब का मार्गदर्शक बनने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन फिर फ्लेम को कुछ याद आया और उसने पूछा कि क्या वह प्रोफेसर अल्टेरिजा के सहायक के करीब नहीं था। उसके बाद बायुसल ने सोचा कि उसे अब क्यों पता चला कि एक सहायक प्रोफेसर भी एक क्लब के मार्गदर्शक बन सकता है। शायद यूजर को लगता है कि वह कहानी मोड खेलने में बहुत ध्यान केंद्रित कर रहा है, इसलिए खेलते समय ऐसे विवरणों पर ध्यान नहीं दे रहा। हालांकि जब वह अल्टेरिजा से मिलना चाहता है, बायुसल ने गलती से देखा कि प्रोफेसर मेजन अपने कमरे से बाहर आ रही हैं और उनका चेहरा शैतानी तरीके से मुस्कुरा रहा है। बायुसल सोचता है कि वास्तव में क्या हुआ, क्यों वह महिला अचानक अंतिम बॉस की तरह मुस्कुरा रही है। फिर बाएं हुसल अल्टेरिजा का अभिवादन करते हुए अनुसंधान कक्ष में प्रवेश करते हैं, लेकिन वह कमरे की स्थिति देखकर चौंक जाते हैं।
खासकर अल्टेरिजा ऐसा लगता है जैसे अपनी आंखों में आंसू रोकने की कोशिश कर रहे हों, क्योंकि संभवतः यह प्रोफेसर माइजन की करतूत है। बायहुसल पूछते हैं कि यहाँ क्या हुआ और अल्टेरिजा कहते हैं कि कहानी थोड़ी लंबी है अगर बताई जाए। फिर बायोसेल ने पूछा कि उसके द्वारा अभी तक तैयार की गई थीसिस का क्या हुआ और वह दस्तावेज अब कहाँ है। भारी मन से अल्थेरिसा ने कहा कि उसने वह प्रोफेसर माइजन को दे दिया क्योंकि जल्द ही अकादमिक सम्मेलन होने वाला है। अल्थेरिसा कहती है, प्रोफेसर ने कहा कि वह इसकी प्रस्तुतिकरण उसे प्रतिनिधित्व करते हुए करेगा, इसलिए इसे उसके लिए भी एक सुनहरा अवसर कहा जा सकता है। अल्थेरिसा कहती है, काकपा, ये उसके लिए एक बड़ा सम्मान है। लेकिन बायुसल कहता है कि वह बोलना बंद कर दे। बायुसल ने समझाया कि उसने जो अब भी कहा वह प्रतिनिधित्व करना नहीं है बल्कि अनुसंधान चोरी करना है। यहाँ तक कि उसने ये सुनिश्चित नहीं किया कि प्रोफेसर मैगन ने उसका नाम प्रेजेंटेशन के समय लिया या नहीं। एल्डेरिसा ने कहा कि कोई बात नहीं, आखिरकार ये उसके लिए भविष्य में एक मूल्यवान सबक हो सकता है। वास्तव में बायुसल का इरादा अल्तेरिजा से अपने क्लब का मार्गदर्शक बनने का अनुरोध करने का था, लेकिन अब अल्तेरिजा को देखकर उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। बायुसेल जानता है कि प्रोफेसर वाजिंग जल्द ही इस फॉर्मूला को हल कर लेंगे और वह चाहता है कि अल्टेरिसा इसे खुद ही निपटाए, लेकिन लगता है अब क्या किया जा सकता है। बायुसेल ने पूछा कि उसके साथ जो थीसिस उसने की थी उसका क्या, और अल्टेरिसा ने पूछा क्या यह तकनीक के सवाल के बारे में है कि कौन सी क्रॉसिंग रैंडम है। अल्थेरिसा ने कहा कि वह लगातार अपने विचार इसमें डाल रहे हैं, लेकिन यह सब काम नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि आश्चर्य नहीं है कि यह विषय पिछले 300 वर्षों से हल नहीं हो सका है। अल्थेरिसा ने कहा, अगर वे बाधा को सुलझा सकते हैं तो बाकी सब अपने आप ही सुलझ जाएगा। बायुसेल ने कहा, वास्तव में उसने उस हिस्से को पहले ही सुलझा लिया है। और अल्थेरिसा निश्चित रूप से चकित था। अल्थेरिसा ने पूछा, क्या उसने सच में इसे हल कर लिया, और बायुसल ने कहा कि उसने इसे केवल अस्थायी समाधान के साथ हल किया। समस्या समाधान का सूत्र लिखते हुए बायहुसल ने कहा कि वह वास्तव में यह नहीं समझते कि यह काम कैसे करता है, इसलिए वह इस तरह इसे करेंगे। बायहुसल ने कहा कि वह वास्तव में इसे नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें यकीन है कि अल्टेरिसा इसे पूरा कर सकते हैं। अल्टेरिसा ने कहा कि इसका मतलब है कि उन्हें त्रिणी से गुणांक लेना होगा, प्रसार और प्रतिबिंब जोड़ना होगा, फिर इसे बेनासुन के प्रवाह पर लागू करना होगा। हालांकि उसी समय अल्टीरिया वास्तव में समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित करने लगी और बायो को हमेशा लगता है कि वह इस दुनिया को भूलने लगी है। अपने द्वारा देखे गए चीजों की नकल करने के बजाय अल्टेरिसा एक सच्चा प्रतिभाशाली है जो मानवता के भविष्य को फिर से आकार देने में सक्षम है। अल्टेरिसा को ज्ञान प्राप्त करते हुए छोड़ते हुए बायूसलर महसूस करते हैं कि उनकी यहाँ की भूमिका समाप्त हो गई है और अब केवल उसकी प्रतिभा पर विश्वास करना बाकी है। कुछ दिन बाद बायूसल आखिरकार अल्टेरिसा की मदद से एक कुकिंग क्लब बनाने में सफल हो गया और क्लब के अध्यक्ष के रूप में यात्रा करने की अनुमति प्राप्त कर ली। हालांकि शुरुआत में प्रोफेसर लेहानवाल को उस पर शक था, लेकिन सौभाग्य से अल्टेरिसा ने उसे अकादमी से बाहर जाने की अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं जताई। बायू को यकीन था कि अगर वह अकादमी के बाहर कोई घटना नहीं करता है तो प्रोफेसर ली हैनवेल उसे फिर से नहीं डांटेंगे। कुछ समय चलने के बाद बायूसेल अंततः अपने गंतव्य पर पहुंच गया, जो कि तीसरा विश्व वृक्ष है जिसे सपना पेड़ उद्यान कहा जाता है, क्योंकि अब वह खेल के अंदर रह रहा है। जो खेल वह खेल रहा था उसमें ग्राफिक्स वास्तविकता की तुलना में कूड़ा जैसा लग रहा था। एक महिला एल्फ ने उपयोगकर्ता का अभिवादन करते हुए कहा, जया अकादमी के जादूगर स्टेला, आपका स्वागत है। एक एल्फ पुरुष ने भी कहा कि आशा है कि उसके दिल की सच्चाई माता धरती तक पहुंच सके, और बायू साल्ट ने जवाब दिया, आशा है कि विश्व वृक्ष का आशीर्वाद भी उसके साथ हो। बायूसेल सोचते हैं कि शायद क्योंकि एल्थामन एल्डविन ने जलने से दूसरी दुनिया के पेड़ की मौत से रक्षा की थी। यहाँ के कई एल्फा अकादमी स्टेला के छात्रों का अच्छे से स्वागत करते हैं, यहाँ तक कि वे अकादमी स्टेला के कपड़े भी पहनते हैं। जैसे कि गेम के असली संस्करण में लोरेनिया, सभी एल्फ बहुत ही सुंदर और आकर्षक हैं, लेकिन उनमें से एक एल्फ सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करती है अपनी अद्वितीय सुंदरता के साथ। उस एल्फ के अलावा कोई और नहीं, एल्फ किंग यानी फ्लोरिन। उसकी सुंदरता ऐसी है जैसे किसी देवी की, जो बहुत से पुरुष खिलाड़ियों के दिलों को छूने में सक्षम है। वह तो यहाँ तक कि एथर वर्ल्ड समुदाय में सबसे अधिक फैन आर्ट के साथ एक चरित्र है। एक एल्फ स्वाभाविक रूप से बगैर लिंग के जन्म लेते हैं
और तभी जब वे प्रेम करते हैं वे अपने प्रिय के अनुसार लिंग अपनाते हैं। फ्लोरिन एक महिला के रूप में जन्मी थीं, लेकिन उन्होंने अब तक किसी से प्यार नहीं किया है, परंतु बाद में वह फ्लेम से प्यार करेंगी और अपना लिंग बदल लेंगी। आप चाहे जो भी रास्ता चुने, फ्लोरिन के महिला बनने का कोई विकल्प नहीं था और यह निश्चित रूप से कई पुरुष खिलाड़ियों को दुखी कर देता है। थोड़ी देर चलने के बाद वायुशाला ने अंततः वह गुप्त काल कोठरी खोज ली जिसे वह ढूंढ रहा था, जो कि स्पिरिट लेया फन्नल गार्डन है। उस समय वायुशल ने अगले एपिसोड की तैयारी करने का निर्णय लिया क्योंकि उनकी कौशल काफी बढ़ गई थी। उस समय वायुशल द्वारा चुनी गई वस्तु पुरस्कार के रूप में लेवेंटे ग्रैंड पी थी और वायुशल को लगा कि उस समय उनका निर्णय सही था। सिस्टम ने फिर चेतावनी दी कि इस द्वार को खोलने से बाकी चाबी धारकों को पता चल जाएगा कि अगर ये दरवाजा खुला है। बेबी उसिल को याद है कि जब वह खेल रहा था कभी ऐसी चेतावनी थी, लेकिन उसे पता है कि इस चेतावनी के बाद कोई घटना नहीं हुई। फिर भी बेबी उसिल को इस चेतावनी की कोई परवाह नहीं है क्योंकि उसके पास इस पत्ते में महत्वपूर्ण काम है। अब हमें एक बहुत ऊंची चट्टान का दृश्य दिखाया गया है जिसके शिखर पर एक एल्फ साम्राज्य है जिसे क्रेडल ऑफ द सेलेस्टियल ट्री कहा जाता है। उस चट्टान के शिखर पर एक बहुत ही आलीशान महल भी है और ऐसा लगता है कि वहां एक एल्फ अकेला खड़ा है बिना किसी के साथ। फिर हरे एल्फ ने अपने बिस्तर से उठकर अपनी खिड़की खोली और अपने किले के बाहर के माहौल को देखने लगा। हालांकि दृश्य बहुत ऊंची चट्टान की चोटी से बहुत दूर है, लेकिन हम वह विशाल विश्व वृक्ष देख सकते हैं। एल्फ राजा, जिसका नाम फ्लोरिन है, वह कहता है कि आज का दिन बहुत शांतिपूर्ण है, जैसे बाकी दिनों में होता है, बिना किसी रोचक घटना के। फ्लोरिन ने कहा कि पता नहीं कब वह उन पक्षियों की तरह स्वतंत्रता से उड़ सकेगा। वह तो उनसे ईर्ष्या भी करता है। हालांकि इसके साथ ही फ्लोरिन ने महसूस किया कि कोई व्यक्ति लीवनेल के अंदर कदम रख चुका है। फ्लोरिन सोचता है कि कैसे कोई उस गुप्त बगीचे में प्रवेश कर सकता है जहां लवानेल निवास करता है, क्योंकि वहां किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। फ्लोरिन ने सोचा, वास्तव में ऐसा कौन कर सकता है? लेकिन अभी यह सोचने का समय नहीं है कि वह व्यक्ति कौन है। फ्लोरिन फिर अपने किले से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन तुरंत ही उसे लगा कि उसे खुद को रोकना होगा, क्योंकि उसने इसे कई दशकों से रोक रखा था और पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। अगर उसका श्राप फिर से सक्रिय हो गया, तो फ्लोरिन को लगता है कि कोई ना कोई पागलपन में फंस जाएगा और वह उसे वापस नहीं ला पाएगा। फ्लोरिन का मानना है कि फिलहाल उन्हें पोहलंडीनिया के जन्मदिन का इंतजार करना चाहिए और उसके बाद वे इसकी पुष्टि करेंगे। दूसरी ओर बेहुसेल अब बेहद नाराज महसूस कर रहा है क्योंकि ये परेशान करने वाली चीजें लगातार उसकी परेशानी का कारण बन रही हैं, जिससे उसे रास्ता तलाशने में भी दिक्कत हो रही है। अचानक एक जड़ ने पीछे से बाएं हुस्ल पर हमला किया और बाएं हुस्ल ने कहा कि ये जड़ें हमेशा उसे परेशान क्यों करती हैं। बाएं हुस्ल भी अपनी ऊर्जा को इनसे लड़ाई करने में बर्बाद नहीं करना चाहता है, क्योंकि ये जड़ें परजीवी की तरह हैं जो कभी खत्म नहीं होंगी। हालांकि सौभाग्य से वायुसेल ने एहतियात के तौर पर कुछ सामान लिया था, क्योंकि यह रासायनिक रूप से बना मोलोटोव कॉकटेल सब कुछ सुलझा सकता था। वायुसेल ने फिर उस पौधे के राक्षस की ओर मोलोटोव कॉकटेल फेंका और तत्काल ही वह राक्षस जल उठा, क्योंकि उसने पहले ही अवसर खोल दिया है। अब ये समय है उस राक्षस को खत्म करने का, इससे पहले कि वह खुद को फिर से ठीक कर ले। हालांकि उससे पहले बेबी यूसुल को इस पौधे के राक्षस के कोर पर हमला करना होगा ताकि वह परजीवी की तरह फिर से न उठ सके। बेबी यूसुल तुरंत उस पौधे के राक्षस के कोर पर हमला करता है और उसे आग की लपटों में गायब कर देता है। सिस्टम ने भी बेयू सियोल को अतिरिक्त अनुभव अंक EXP दिया क्योंकि उसने एलीट मॉन्स्टर को हराया था, और बेयू सियोल को लगता है कि यह यहीं खत्म होना चाहिए, बस इसके साथियों से लड़ना है। कारण ये है कि बेयू सियोल को अपनी ऊर्जा बचानी होगी क्योंकि उसे अपनी मंजिल पर अच्छी हालत में पहुंचना है। कमरे में दाखिल होने के बाद वायुसेरा को एक गहरे नीले रंग के सुंदर बगीचे में ले जाया गया, जो और कुछ नहीं बल्कि डंजियन के बॉस का कमरा था। बायु सोचते हुए कि यह स्थान सच में सुंदर है, यहाँ तक कि ऐसा लगता है जैसे वो किसी और दुनिया में आ गया हो, जबकि पहले वो जंगल में था। हालांकि जब उसने एक मूर्ति देखी जो एल्फ किंग जैसी दिखती थी, वायुसेन बहुत यकीन था कि वही लिया फेनेल दिव्य आत्मा है।